नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत और आवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से चीन के वजीर खारजा की मुलाकात हुई है, जिसमें आर्मी चीफ ने चीन और पाकिस्तान के दरमियान जो स्ट्रेटेजिक मामलात है उसके ऊपर ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान के आज़म का याद भी किया और उसके साथ 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 सी पैक के हवाले से काफ़ी डिटेल जो है वो डिस्कशन की गई है। सी पैक के मनसूबे को मुकम्मल करने के हवाले से जो है वो हिमायत का इजहार भी किया गया। इसके साथ साथ जहां पर सी पैक पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट है, वहीं पर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको बेहतर करना ही बहुत ज़रूरी है। तो इस मौके पर दहशत गर्दी के जो मुश्तरका चैलेंजेस हैं उससे निपटने के लिए भी अफगान हुकूमत की मुकम्मल हिमायत और अज़्म जो है वो ज़रूरी है, ऐसा कहा गया आर्मी चीफ की जानिब से। तो ये जो मामलात है इस वक्त एक तरफ जहाँ पर पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी है और यहाँ पर जो मुलाकात हुई है और उसके अगर हम बात करें कुछ दिन पहले ही बिलावल भुट्टो साहब जो वापस आए इंडिया से शंघाई ताउन तंजीम को जो है वो अटेंड करके, तो उसके बाद अब ये मामलात कहाँ पर जा रहे हैं, इन तमाम सिचुएशंस पे हम बात करेंगे। एक तरफ इस वक्त पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं और वहीं पर पाकिस्तान इस वक्त जो नेशनल लेवल की बात की जाए वहाँ पे बहुत स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं। तो ये मामलात मिलजुल कर पाकिस्तान के लिए किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, हम प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं एक तरफ जहां पर ये मुलाकात हुई और इसी के साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने अपनी जो है वो मुल्क के अंदर इंतखाबी मुहिम जो है वो चलाने का ऐलान किया है। मुख्तलिफ जगहों पर रैलियां निकाली जा रही हैं, जिसके हवाले से मरियम औरंगजेब साहबा ये कह रही है कि इमरान खान ने इंतशार की कॉल जो है वो दिया, वो उन्होंने चीनी वजीर खारजा को है जो देख कर ये कॉल दिया। ऐसे इकबाल साहब ने भी ऐसा ही कहा है। तो इस क्रूशल मूवमेंट पर जहां पर पाकिस्तान अपना एक इंटरनेशनल रोल प्ले कर रहा है, वहीं पर इस मौके पर जहां पर इमरान खान साहब 14 मई का वेट कर रहे हैं कि इंतखाबात होंगे, तो इस हवाले से इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही। तो इंतखाबात भी अभी वक्त पर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब तो अपनी मुहिम लेकर निकल पड़े हैं। तो ये मामलात सारे किधर को जाएंगे, इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करूंगी नाजरीन, मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सफी तज्जियाकार अनवर रजा साहब और मुझे ज्वाइन करें साबिक सफी जावेद हुसैन साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम का टाइम दिया। जावेद सर, प्रोग्राम का आगाज मैं आपसे ही करूंगी। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो आर्मी चीफ साहब की मुलाकात हुई है चीनी वजीर खारजा से, ये आप इसको कितना इंपॉर्टेंट देख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान एक डिफरेंट स्ट्रगल फेस कर रहा है नेशनल फ्रंट पर, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह से मुलाकातें हो रही हैं और पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक सिचुएशन को डिस्कस किया जा रहा है, जिन पॉलिटिशियंस का ये काम बनता है वो इस वक्त किसी और जंग में मसरूफ हैं। तो इस पूरी सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं सर? देखें, ये चीनी वजीर खारजा का जो हालिया दौरा है ये पाकिस्तान की रीजनल पॉलिसी के लिहाज से, इंटरनेशनल पॉलिसी के लिहाज से और इसके अंदर नेशनल जो सिचुएशन है उसके लिए बहुत अहमियत रखता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो पाकिस्तान रीजनल लेवल पे जिस सूरत हाल से दो चार है, स्पेशली जो अमेरिका का पाकिस्तान के साथ बढ़ता हुआ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, उस सूरत हाल के सामने में पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई अहम है कि हम इनके साथ अपने स्ट्रेटेजिक, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, कमर्शियल और दूसरे मैदानों में जो तल्लुकात से मजबूत तर बनाएं। इस तनाजुर में चीनी वजीर खारजा का जो हालिया दौरा है बहुत अहमियत रखता है और जो ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू हुई है उस मुलाकातों के बाद, खास तौर पर हमारे वजीर खारजा के साथ मुलाकात के बाद, उससे नजर आता है कि चीन ने अपनी पाकिस्तान के लिए हिमायत को, सपोर्ट को सिक्योरिटी के मैदान में, इकोनॉमिक मैदान में, कमर्शियल, टेक्निकल, फाइनेंशियल में उसको रीएम्फेसाइज किया है, उसको दोहराया है और ये चीज़ हमारे लिए बायस इत्मीनान होनी चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने अफगानिस्तान के साथ जो मीटिंग्स की हैं ट्राइलैटरल, उससे नज़र आता है कि दोनों ममालिक का अफगानिस्तान की सिचुएशन को डील करने के लिए नुक्ता नज़र भी जो है वो ज्वाइंट है, यानी आइडेंटिकल है। दोनों ममालिक चाहते हैं कि अफगानिस्तान में पीस एंड स्टेबिलिटी हो, अफगानिस्तान में टेरर फोर्सेस हैं उनके खिलाफ काउंटर एक्शन किया जाए और अफगानिस्तान जो है वो अपने नेबर्स के सिक्योरिटी कंसर्न्स को जो है उनका उनका अपनी पॉलिसी वज़ा करते वक्त उनका ख्याल रखे। और उन्होंने साथ साथ अफगानिस्तान को ये भी तसल्ली दी है कि वो अफगानिस्तान की इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन के लिए जितनी भी हेल्पफुल या पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं वो करेंगे।
सो एक तरफ तो अफगानिस्तान के साथ हमने तल्लुकात को बेहतर बनाने के जो इस दौरे से और ट्राइलेटरल डायलॉग से और बायलैटरल जो हमारी मुलाकातें या बातचीत हुई है उससे मदद मिलेगी। और ग्लोबल लेवल पे और रीजनल लेवल पे एक बड़ा वादे जो एक मैसेज आ रहा है कि चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है और पाकिस्तान के साथ उसको सपोर्ट कर रहा है इन मीटिंग इट्स सिक्योरिटी कंसर्न, इट्स इकोनॉमिक कंसर्न। उन्होंने खासतौर पे ये भी कहा है पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल और फॉरेन एक्सचेंज प्रेशर्स हैं उनका भी मुकाबला करने में वो पाकिस्तान की हेल्प करेंगे। अब ये साफ जाहिर है ये तो पॉजिटिव कंसर्न है, लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर जैसे आपने अपने इंटरव्यू में फरमाया है या तवज्जो दिलाई है कि हमारे अंदरूनी हालात जो हैं वो साफ जाहिर है परेशान कुन हैं। और उनको ज़रूरत है हमारे जो भी मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ हैं या दूसरे इदारे हैं कि वो मिलजुल के काम करें ताकि मुल्क में स्टेबिलिटी हो, पोलिटिकल स्टेबिलिटी हो और हम अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के ऊपर भरपूर तरीके से काम कर सकें और आवाम की वेलफेयर के लिए जो भी कुछ हमसे हो सकता है करना चाहिए वो हमें करें। तो ये सब चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। तो मैं नहीं समझता कि हमारी कोई सिचुएशन जो ऐसी मायूस कौन है। हर मुल्क में जो है बाद का पॉलिटिकल लेवल, पॉलिटिकल साइड पे एक चैलेंजिंग किस्म की सिचुएशन होती है। आफ्टर ऑल इवन अमेरिका जैसे मुल्क में आपको याद है जब ट्रंप का रिइलेक्शन में वो कामयाब नहीं हो तो उन्होंने उनके साथियों ने जाके कैपिटल हिल पे जाके चढ़ाई कर दी। तो वो वहाँ के इदारों ने, वहाँ की पॉलिटिकल फोर्सेस ने उस सूरत हाल को संभाल लिया। तो यहाँ भी आजकल जो सियासी सूरत हाल है वो परेशान कुन है, लेकिन मैं पूरी उम्मीद हूँ कि हमारे अवाम, हमारी पार्टीज, हमारे मुख्तलिफ जो इदारे हैं वो बाहमी ताउन से इस मौजूदा क्राइसिस से मुल्क को निकाल सकेंगे। और आपको देखा होगा, आपने नोट किया होगा कि चीनी जो वजीर खारजा हैं उन्होंने भी अपने बयानात में इस उम्मीद का इजहार किया है कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल फोर्सेज हैं आपस में मिलजुल के अपने मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बेहतर बनाए। जावेद साहब, स्ट्रेंथन करने। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त। ये फरमाइएगा कि अब वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो पावर शिफ्टिंग का मरहला हो रहा है, इस सूरत में पाकिस्तान और चाइना तो चाहता है कि अफगानिस्तान पुरअमन हो और अफगानिस्तान में क्या में उनके लिए वो किरदार भी अदा कर रहा है, लेकिन इंडिया और अमेरिका पुरअमन अफगानिस्तान उनके लिए सूट नहीं करता। तो ऐसी सूरत में जो हमारे ममालिक हैं, हमसाया ममालिक, हमें क्या पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए? चूँकि वेस्ट अगर आप देखें तो वो खासा परेशान है ईस्ट के इस नए इत्तेहाद की वजह से। देखिए, सबसे बड़ी जो हमें 3-4 चीज़ों पे या डायमेंशन पे काम करना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि मुल्क के अंदर हम अपने सियासी इस्तेहकाम लाएं। दूसरा ये हम अपनी मुआशी पॉलिसीज़ को बेहतर से बेहतर बनाएं ताकि जो आजकल हमें चैलेंजेस मैदान में हैं, चाहे वो स्लो डेवलपमेंट जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या फॉरेन चेंज, हमारे जो ये मसले हैं उनके ऊपर हम काबू पा सकते हैं। ये चीज़ 1-2 दिन में, 1-2 हफ्ते में कोई दुनिया की हुकूमत इनको ऊपर इन चीज़ों को पाल नहीं कर सकती, लेकिन हमारी डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए, हमारी पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करना शुरू करें। एक तो ये है। दूसरा, जहाँ मैंने पहले अर्ज किया है कि ये अब कोई इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक लेवल पे गहरे से गहरे होते जा रहे हैं और उस सूरत हाल में हमारे लिए अहम है, इंतहाई अहम है कि हम चाइना के साथ ताल्लुकात को मजबूत से मजबूत कर बनाएं ताकि साउथ एशिया जो सब कॉन्टिनेंट है, या साउथ एशिया जो रीजन है, उसमें स्ट्रेटेजिक बैलेंस रखा जा सके। ओके, अगर ये हमने ना किया, किसी वजह से हमने चाइना के साथ ताल्लुकात को तवज्जो ना दी जो होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि हमारी हुकूमत को पूरा एहसास है मुख्तलिफ लेवल्स पे, हमारे अस्करी इदारों को भी, सिविल इदारों को भी और हुकूमत को भी, कि चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात की कितनी अहमियत है और बिल्कुल मुख्तलिफ में मजबूत से
बनाए। जावेद साहब, अभी आपने फरमाया कि पाकिस्तान को एक डायरेक्शन जो है वो लेने की ज़रूरत है और उसके साथ अच्छी पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मैं चाहूँगा इसको हाईलाइट अगर कर दे, बिकॉज पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब हम लोग बात अंडरस्टैंड करते हैं और ये बाकी कंट्रीज़ भी बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि हम पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस वक्त पाकिस्तान को किन पॉलिसीज़ की, स्ट्रैटेजीज़ की ज़रूरत है ताकि एक उभर कर पाकिस्तान तमाम कंट्रीज़ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सके? मैं तो दोबारा शायद दोहराऊंगा कि सबसे ज्यादा जरूरी इस वक्त आपका है कि सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो इलेक्शन हमारे मुल्क में होंगे, जब भी हों, मैं इसके ऊपर कोई तबसरा नहीं करना चाहता कि मुझे नहीं लगता कि इस महीने बहरहाल होने लगे हैं, वो तो अब अच्छा। मेरा ख्याल में सीम टू बी आउट ऑफ क्वेश्चन। लेकिन अगस्त में होते हैं, सितंबर में होते हैं, अक्टूबर में होते हैं, ये तो पॉलिटिकल फोर्सेस का फैसला होगा और दूसरे जो इदारे हैं उनका। तो बिल्कुल। जब भी हों, उससे ये तवक्को करनी चाहिए कि हमारे मुल्क में उसके बाद एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का माहौल शुरू होगा। लेकिन वो काफी नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ हमें अपनी इकोनॉमिक मैदान में, मुआशी और मैदान में हमें अपनी पॉलिसीज को बहुत बेहतर बनाने की जरूरत है। सही। उसमें 2 या 3 चीजों की तरफ मैं तवज्जो दिलाऊंगा। एक तो हम एज ए नेशन, हम अपने रिसोर्सेज से बहुत बढ़ के अपना खर्च कर रहे हैं, यानी वी आर लिविंग फार बियॉन्ड आवर मीन्स। तो हमें एज ए नेशन अपने अखराजात कम करने की जरूरत है। मैं खाली गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं नेशन की बात कर रहा हूं। क्योंकि जब हम एज ए नेशन वी लिव फार बियॉन्ड आवर रिसोर्सेज, तो दैट डिफरेंस बिटवीन आवर इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज रिफ्लेक्टेड, इज ट्रांसलेटेड इनटू करंट अकाउंट डेफिसिट। तो हमारे जो इतना करंट अकाउंट डेफिसिट बार बार आते हैं, उसकी बड़ी वजह यही है कि हमने अपना कर्ज जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसने इतना बढ़ा दिया है, जैसे हम किसी मीडियम लेवल, मीडियम डेवलप्ड कंट्रीज की तरह हों, और हम वो नहीं हैं। हमें एज ए नेशन, हमारी एलीट को खास तौर पे अपना खर्चा कम करना चाहिए। हमें सादा जिंदगी, किफायतशारी की तरफ जाना चाहिए। जावेद साहब, उसके लिए बिल्कुल हुकूमत आपने दुरुस्त फरमाया। हम भी इसकी तरफ बड़ी बारहा दफ़ा तवज्जो मज़कूर करवा चुके हैं। अल्लाह करे हमारी कौम भी समझे, क्योंकि हम सारा इल्ज़ाम सियासतदानों पर लगा देते हैं। ये फरमाइएगा कि आज अफ़गान वज़ीर ख़ारजा ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि दहशतगर्दों के ठिकाने ख़त्म करने के लिए उन्हें 1 माह की मोहलत दरकार है। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान को भी तालिबान को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, चूँकि तालिबान अब एक हकीकत है, उनको बगैर आप एतमाद में लिए या मुज़ाकरात किए अफ़गानिस्तान में अमन और ख़ित्ते में बिलख़ुसूस अमन कायम नहीं कर सकते? पाकिस्तान, अगर आप तालिबान से आपका मतलब अफगान तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, उसकी तरफ अगर वो आपकी तवज्जो है, यानी आप तवज्जो दिला रहे हैं, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं होती। अफगानिस्तान हमारा एक बहुत अहम नेबर है जी। वहाँ पे पीस और यानी पीस एंड स्टेबिलिटी हमारे न सिर्फ अफगानिस्तान के लिए अहम है, पाकिस्तान के लिए भी अहम है और इस खित्ते के लिए भी अहम है। और उसके लिए वहाँ पे ज़रूरी है कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट, जैसे उन्होंने इंडिकेट किया, वहाँ पे अगर कोई टेरर फोर्सेस हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे इस्लामिक स्टेट है, दूसरी हैं, उनके खिलाफ उनको भरपूर कार्रवाई करनी चाहिए और हमें उस सिलसिले में अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ पूरा तावन करना चाहिए। इसके साथ साथ हमें अफगानिस्तान के साथ अपने तल्लुकात को मुख्तलिफ मैदानों में बढ़ाना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, खासतौर पर इकनॉमिक, कमर्शियल और दूसरे मैदानों में उनके साथ हमारा आना जाना ज्यादा होना चाहिए। तो हम उस किस्म की यानी स्टैंड ऑफ जो है वो एटीट्यूड इख्तियार नहीं कर सकते, जैसे यूरोप में लोग हों या अमेरिका में हैं या दूर दराज लोगों ममालिक में बैठे हैं। हमारे लिए अफगानिस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात रखना एक अहम और इंडिस्पेंसिबल चीज है हमारी अपनी सिक्योरिटी के लिए। तो हमें उनके साथ बातचीत रखनी चाहिए, आना जाना रखना चाहिए, गुफ्तगू के जो है उनके साथ सरकारी और गैर सरकारी लेवल पे जारी रखनी चाहिए। लेकिन साफ जाहिर है कि हमें दुनिया के साथ भी चलना है, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हैं, उनकी कंडीशंस हैं, वो भी हमें मद्देनजर रखनी चाहिए जब हम इस गुफ्तगू के सिलसिले को अफगानिस्तान के साथ बढ़ाएं। मसलन अफगानिस्तान के फौरन में से जब तशरीफ यहाँ लाए हैं, और वो बड़ी अच्छी चीज़ है, उसके साथ हमने इस चीज़ को पहले से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो कमेटी कंसर्न है टेररिज्म के साथ जो डील करती है, वहां से हमने क्लियरेंस ले ली थी। इसलिए हमें दोनों चीजों को साथ लेकर चलना है। हम वी कैन नॉट अफोर्ड टू आइसोलेट आवरसेल्व्स इन द नेशनल लेवल। तो हमें वो भी ख्याल रखना है, लेकिन साथ साथ अफगानिस्तान के साथ अपने तल्लुकात को
बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिशें जारी रखनी चाहिए। ठीक है, पॉइंट टेकन। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे साथ होते साबिक सफ़ीर जावेद हुसैन साहब यही फरमा रहे थे कि पाकिस्तान को नेशनल और इंटरनेशनल दोनों अफेयर्स पे जो है वो अपनी तवज्जो मरकूज करना होगी, और अगर हम हालात की बेहतरी चाहते तो हमें एक स्टेबिलिटी जो है वो पाकिस्तान के अंदर लानी पड़ेगी। ब्रेक का टाइम है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हमारे साथ अतीकुर रहमान साहब मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे भारतीय रियासत मणिपुर में जो इस वक्त फसादात जारी हैं उसके हवाले से। आपको हम उसकी पूरी स्टोरी भी शेयर करेंगे और साथ साथ आपको बताएंगे इस वक्त वहाँ पर क्या सिचुएशन चल रही है। ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ ही रहेगा। नाज़रीन, ये फुटेज आपने भारतीय रियासत मणिपुर में जारी फसादात के हवाले से देखी है। इन फसादात के हवाले से इस वक्त हलाकतों की तादाद यहाँ पर 54 हो चुकी है, और इस फसादात की वजह से इस वक्त 23,000 जो शहरी हैं वो अपना घर बार छोड़ने पर जो है वो मजबूर हुए हैं। शहर उन्होंने छोड़ दिया है, इंटरनेट की सर्विस वहाँ पर मौजूद नहीं है, हालात इस वक्त वहाँ पर बहुत ख़राब है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे थोड़ी देर में, हमें ज्वाइन करेंगे रिसर्चर इस्लामिक वैल्यूज़, लेक्चरार हैं, पॉलिटिकल साइंस में एक्सपर्टीज़ हासिल है उनको, अतीकुर रहमान साहब। लेकिन उससे पहले है रसा मैं आपकी तरफ आऊँगी। जो भारत हमेशा पाकिस्तान के ऊपर जब भी कुछ होता है तो सवाल उठाता है, उंगलियाँ उठाई जाती हैं, बट क्या भारत को उसके अंदर अपनी एक रियासत के अंदर ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा? देखिए मारिया, जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है आपने देखा कि भारत में मकबूजा कश्मीर में बिलखसूस इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। इंडिया के अंदर इंसान जो नस्ली फसादात हैं उसमें इजाफा होता चला जा रहा है, मुसलमानों को बिलखसूस टारगेट किया चला जा रहा है। और अगर आप देखें कि वहाँ पर मजहबी आज़ादी नहीं, बिलखसूस मैं बात करूँ मुसलमानों की तो उनको भी टारगेट किया जाता है। इस तमाम सूरत पर दुनिया बिल्कुल खामोश है, लेकिन कांग्रेस के एक सेनेटर ने इंडिया की इस सूरत हाल पर इंडिया पर पाबंदी लगाने की एक करारदाद भी पेश की है। लेकिन आपको पता है कि इंडिया एक बड़ी इकॉनमी की ताकत है, मंडी है, वहाँ पर अमेरिका के इंटरेस्ट हैं, स्ट्रेटेजिक उनके साथ उनके ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं। इसलिए हम जो इंडिया में और इंडिया के बाहर मकबूजा कश्मीर में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, जो जुल्म सितम ढाया जा रहा है, इसलिए वहाँ पर तमाम आलमी अक़वाम जो है वो खामोश है। लेकिन पाकिस्तान को बिलखसूस इस बारे में बात ज़रूर करनी चाहिए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मकबूजा कश्मीर में इंडिया झूठ पर और बेबुनियाद जो प्रोपेगेंडा है उसके ज़रिए पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है, और मकबूजा कश्मीर में होने वाले जो मुजालिम हैं उनका अहाता भी नहीं किया जा सकता। अब मणिपुर में जो फसादात हो रहे हैं उसमें आप अगर देखें कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, और मोदी साहब ने तो ये भी कह दिया है कि घर से निकलने वालों को गोली मार दीजिए। यहाँ तक हालात वहाँ पर हैं। और अगर मैं बात करूँ वहाँ पर सिख कम्युनिटी की, तो आपने देखा एक लंबे अरसे से उनकी एक तहरीक चलती आ रही है खालिस्तान की, और वो भारत से ख़ुद को अलग कर रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि इंडिया में जो मुख्तलिफ अक़लियती लोग हैं, मज़हब हैं, उनको जीने नहीं दिया जा रहा, उनकी मजहबी आज़ादी पर पाबंदी लगाई जा रही है। और आप देखें मुसलमानों को किस तरह टारगेट करके शहीद किया जा रहा है। इस तरह अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में देखें तो वहाँ पर भी आप देखें मुसलमान जो बच्चियाँ हैं उनको तालीम हासिल नहीं करने दी जा रही, उन पर भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उन पर तशद्दुद किए जा रहे हैं। और मणिपुर में जिस तरह 23,000 से ज़ायद जो लोग हैं वो घर पर छोड़ने पर मजबूर हैं, ये सिर्फ एक मणिपुर की बात नहीं, इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो फसादात बरपा हैं, लेकिन उस पर बात नहीं की जाती, और उस पर बात करना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने आना चाहिए। उस वजह से स्टेट होने का दावा किया जाता है, लेकिन उस तरह से चीज़ों को फॉलो नहीं किया जाता। साथ मौजूद है नाज़रीन रिसर्चर इस्लामिक वैल्यूज़ अतीकुर रहमान साहब, पॉलिटिकल साइंस में महारत रखते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी इस वक्त जो मणिपुर के अंदर जो तमाम फसादात जारी है, हमने नाज़रीन को फुटेज भी दिखाई है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी सबसे पहले हमारे नाज़रीन को जरा इसका बैकग्राउंड बताएं कि ये शुरू कैसे हुआ, और इस वक्त जो पार्टीज इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनका क्या इस वक्त मुतालबा है। जी देखिए, मणिपुर के जो हालात हैं फिलहाल काफी कंट्रोल में हैं। ठीक है। मई 3 को जो हालात बिगड़े थे वो इस मद्देनजर थे कि वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं, एक मेची ट्राइब है और एक नागा ट्राइब है, जिसमें एक एक्टिविटीज पे काफी माहिर हैं। नागा और मेटी बीच में कुछ रिजर्वेशंस को लेके ट्राइबल स्टेटस जो हमारा होता है संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाता है सरकारों की तरफ से। अब ये जो मेची ट्राइब है, इन्होंने डिमांड किया था सरकार से, बजाय इसके कि
वो मेजॉरिटी कम्युनिटी मानी जाती है। बहुत ज्यादा दोनों में फासला नहीं है। मेटीज जो हैं वो 53% हैं। मणिपुर में नागाज और कुकीज कुल मिला के 40% होते हैं। तो ज्यादा देखिए डिफरेंस ना होने के बावजूद अगर सरकार किसी एक ट्राइब को सिर्फ 10-8% की मद्देनजर उसको अगर एक शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दे देती है तो बहुत पॉसिबल है कि दूसरी जो ट्राइब्स हैं जो कि अपने आप को लो स्टेटा सोसाइटी में फील करती हैं वो एक तरह से और मार्जिनलाइज हो सकती है, ऐसा उनका इम्कान है। तो ये जो उनका एक क्लेम था मेटीज का कि हमको भी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए, जो कि सरकार ने लफ्जी तौर पे मान लिया था, अब ये नागा और कुकीज उसको अपोज कर रहे हैं, उसकी मुखालफत कर रहे हैं कि नहीं हम इनको ये स्टेटस देने में हमारी मर्जी नहीं है। तो इसके चलते मैं समझता हूं, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रही है देखिए बात कि हम मुंबई के रहने वाले या और हमारे जो स्टेट्स हैं इंडिया में, हम थोड़े से हाइपर सेंसिटिव अपने आप को मानते हैं हम, लेकिन मणिपुर और हमारे जो ट्राइबल स्टेट्स हैं, बॉर्डर स्टेट्स हैं, वो बहुत ही सुकून और पुरअमन जिंदगी जीते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ काफी दिनों से कि क्यों इनके अंदर इतना तशद्दुद उस पर पहुंच गया कि ये आपस में लड़ रहे हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को, और इतना ज्यादा वायलेंस कम से कम हमको मणिपुर जैसे स्टेट से, नागालैंड, मेघालय जैसे स्टेट से हमको उम्मीद नहीं। तो अतीकुर रहमान साहब, फिर इस सारी सूरत को कैसे कंट्रोल किया जाएगा अगर बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं वो भी कहते हैं कि हमें भी आप इस ट्राइब में शामिल करें, तो फिर हुकूमत जो है, सरकार जो है, वो किस तरह इस सारी सूरत को हैंडल करेगी? देखिए जनाब, ये हर स्टेट के कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स होते हैं। हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग जो एलिमेंट है हमारी इंडियन सोसाइटी का वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज को स्पेशल स्टेटस देने का जो प्रावधान है, जो एक तरह का कंट्रीब्यूशन है, तो उसमें ये झगड़े होते रहते हैं, लेकिन ये न्यू डिमांड है। देखिए अगर महाराष्ट्र में मैं आपको बताऊं कि जो मराठा कम्युनिटी है वो भी काफी डिमांड करती है कि भाई हमको भी एक स्पेशल स्टेटस या एक रिजर्वेशन में कुछ एजुकेशनल, कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस में रिजर्वेशन की उनका भी दावा है। तो ये डिमांड्स आजकल इसीलिए बढ़ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ एज अ सोसाइटल इश्यूज, कि कोविड के बाद में काफी सफरिंग्स हमारे समाज में, सोसाइटी में बढ़ गई है, जिसके तहत लोगों में ये फीलिंग आने लगी है कि क्योंकि माइनॉरिटीज ने हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर कुछ ज्यादा ही कब्जा कर लिया है, और गवर्नमेंट ने भी वोट बैंक के चलते उनको काफी कुछ दे दिया है, तो जो नियर अबाउट मेजॉरिटी कम्युनिटीज हैं वो एलियनेट अपने आप को महसूस करने लगी हैं। और सर थोड़ी देर पहले भी आपने एक बात की कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि यहाँ पर इस लेवल का फसाद होगा और सिचुएशन यहाँ तक पहुंचेगी, तो आपको लगता है इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है? देखिए, जो मेरी हैसियत है इंडियन सोसाइटी में एज अ रिसर्चर, मैं डिप्लोमेटिक इश्यूज पे ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैंने अभी जब आपका फोन आया तो मैंने थोड़ा सा गौर किया इन इश्यूज के ऊपर, तो थोड़ा सा मुझे अंदाजा ये लगा, क्योंकि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये कर्नाटका में जो बहुत ही क्रूशियल इलेक्शंस हो रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज आमने सामने हैं, हो सकता है वो अपना क्योंकि बिजी शेड्यूल रख रही हैं कर्नाटका के अंदर, तो कुछ हमारे जो बॉर्डर पे हमारे जो बैठे हुए हैं, जो आमतौर पे एक क्लैश हमारा चलता रहता है उनसे, हो सकता है डिप्लोमेटिकली उसका फायदा उन्होंने उठाकर ये अनरेस्ट पैदा किया हो। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, देखिए हमारी सरकार के ऊपर, कल हमारे होम मिनिस्टर भी 2 दिन से राब्ता कायम करे हुए हैं, वहां पर उन्होंने दौरा भी किया और काफी कुछ कंट्रोल में आ गया है, अभी कोई अनरेस्ट नहीं है। ये ट्राइबल कम्युनिटीज बहुत समझदार, पीस लविंग कम्युनिटीज हैं, हमारी सरकार बातचीत के जरिए इनको
राउंड दी टेबल ले लेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। अतीकुर रहमान साहब, आप चूँकि मुहक्किक है, तहकीक भी करते हैं, ये फरमाइएगा कि इंडिया में जब नरेंद्र मोदी साहब की सरकार आई, गवर्नमेंट उन्होंने बनाई, तो उसके बाद हमने देखा इंसानी हकूक़ की वायलेशन हुई, वहाँ पर मजहबी फसादात हुए, वहाँ पर इंसानी हकूक़ के साथ साथ अगर देखें तो जो अक़लियतें हैं उनको उस तरह उनके राइट्स नहीं दिए जाते। इस पर बड़ी दुनिया में खुलकर बात हो रही है। इसको और हम कम कैसे किया जा सकता है? इससे जो इंडिया का इमेज है वो बुरी तरह उसका वो मुतासिर हो रहा है। तो इंडिया के अंदर इस सारी सूरत को कैसे आप देखते हैं? देखिए, मैं कोई चीज भी अंडर द कारपेट नहीं करना चाहूंगा जी। ये बात हकीकत है, आप भी जानते हैं कि पूरी दुनिया में जितनी भी गवर्नमेंट आजकल आ रही हैं वो एक राइटिस्ट फोर्सेस की गवर्नमेंट एक्यूमुलेट कर रही है पावर्स और गवर्नमेंटल पोजीशंस, जिसके तहत जो माइनॉरिटीज हैं उनके अंदर एक फीलिंग है कि वी आर बीइंग मार्जिनलाइज्ड। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज मोर देन सफिशिएंट, और हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारे कोर्ट आर मोर देन सफिशिएंट टू हैंडल दीज इश्यूज। और हमें पूरा भरोसा है कि माइनॉरिटी राइट्स जो एश्योर की गई हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन उनका वायलेशन सुप्रीम कोर्ट नहीं होने देगा, हमारी अदालतें नहीं होने देंगी। जद्दोजहद हमारी जारी रहेगी। राइटिस्ट फोर्सेस को कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिट के अंदर लाना जरूरी है, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, जिसके लिए हमारी प्रोटेस्ट चल रही है, और हमें उम्मीद है कि संविधान के तहत हम जीत हासिल करेंगे। ठीक है, पॉइंट टेकन। और इसके साथ साथ सर ये भी कहेगा, जो ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि 23,000 से ज़ायद शहरी जो हैं वो घर बार छोड़कर भागने पर मजबूर हैं, तो क्या इस किस्म के सिचुएशन को आपने देखा है? वैसे तो आप बता रहे हैं कि अब सरकार वहाँ पर आई है, मौजूद है, होम मिनिस्टर भी वहाँ पर मौजूद है, हालात इन कंट्रोल हैं, लेकिन ये ऐसी जो खबरें सामने आ रही है इस हवाले से क्या आप कहेंगे? देखिए, जैसा मैंने कहा कि उम्मीद नहीं थी, हमें जरा भी उम्मीद नहीं थी कि मणिपुर जैसे पीस लविंग स्टेट में पीस लविंग पीपल, इतने प्यारे लोग, मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं विल्सन कॉलेज चौपाटी पर जब मैं पढ़ाता था, इतनी खूबसूरत उनकी बातचीत है, उनका रहन सहन है, तो ये कैसे हो गया, इतने वायलेंट कैसे हो गई ये ट्राइब्स, मेरी समझ के बाहर है। और पूरी कोशिश हमारी सरकारों की चल रही है। वहां के चीफ मिनिस्टर के भी जो बयानात आए हैं आपके सामने होंगे, जिन्होंने पूरी तरह से भरोसा दिलाया है। ट्राइबल्स के बीच में ताल्लुक का कुछ मीटिंग करने की, राउंड टेबल करने की कोशिश की जा रही है, और उनको समझाया जा रहा है कि वी कैन बाय टॉक्स वी कैन सॉल्व मेनी ऑफ देयर प्रॉब्लम। अतीक साहब, ये भी फरमाइएगा कि हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इंडिया का दौरा किया और वहाँ पर बड़ी उन्होंने खुलकर बात की, और हमने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया। लेकिन आपके भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने एक बयान दिया है कि उनके जो हमारे वज़ीर ख़ारजा के ख़यालात हैं वो पुरतशद्दुद और ख़तरे से उनको उन्होंने जोड़ा है। आप नहीं समझते कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान से जो हम दोनों ममालिक हैं उनके दरमियान दूरियाँ भी बढ़ती हैं और हम एक दफ़ा फिर करीब आने के बजाय दूर चले जाते हैं? तो इंडिया में जो अवाम हैं वो इस सारी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? देखिए, ये डिप्लोमेटिक इश्यूज एक कॉमन मैन को जब उस लेवल के ऊपर बातचीत होती है तो हमको ये एहसास होता है, देखिए कि द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तानी सरकार में, गवर्नमेंट में, और इंडियन अथॉरिटीज और गवर्नमेंट में डिफरेंस ये है, देखिए, both the civilian government should be very much independently working within their domain. जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर आईएसआई का जो कंट्रोल है, जो आर्मी का कंट्रोल है, तो भारत के लोग ये चीज को पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं कि सिविलियन गवर्नमेंट के ऊपर मिलिट्री का इतनी इन्फ्लुएंस क्यों रहता है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, वो ठीक साहब, उसकी बुनियादी वजह यह है, मैं अगर आपको क्लैरिफाई कर दूं, कि जो दहशतगर्दी से जुड़े इश्यूज हैं, जो सिक्योरिटी से मुताल्लिक मामलात हैं, उसमें तो उनकी इनपुट डेफिनेटली होती है। आपकी बात किसी हद तक तो दुरुस्त साबित हो सकती है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि इंडिया रॉ का इस तरह पाकिस्तान में तासुर पाया जाता है कि वो बलोचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए वो रॉ के ज़रिए, अफगानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहा है। ये भी हुकूमतों के दरमियान होता है। इस वजह से जो हमारे इदारे हैं वो सिक्योरिटी की वजह से ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं अपनी गवर्नमेंट पर, ताकि मुल्क में अमन कायम किया जा सके और इस दहशतगर्दी को ख़त्म कर सकें।
या बहुत खूब। देखिए, यही कोशिश हमारी रहती है। कश्मीर का मामला भी जब आता है, जब कभी हमारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, तो हम एज इंटेलेक्चुअल लेवल पे ये बात रखने की कोशिश करते हैं कि दोनों सिविलियन गवर्नमेंट्स को स्ट्रांग होना चाहिए, विदाउट एनी आउटसाइड कंट्रोल, विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, किसी भी, बिल्कुल सही। हेलो जी बात कीजिए। आप सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं, आप बात मुकम्मल कीजिए। जी, तो दोनों सिविलियन गवर्नमेंट्स को मजबूती से एक तरफ आगे बढ़ना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि वो ऐसे हालात पैदा करें कि सिविलियन जो पॉपुलेशन है दोनों मुल्कों का, वो आपसी तालमेल जारी रखे। मुझे बहुत तकलीफ है ये बात देखकर कि जो डिप्लोमेटिक इश्यूज हमारे दोनों मुल्कों के बीच में चलते हैं, इसके रहते हम लोगों ने बहुत ज्यादा सिविलियन इश्यूज को दरकरार किया है। क्रिकेट तक पर ये तीखड़ा फूटा है, और हम जो एक तरह का पीपल टू पीपल रिलेशंस होना चाहिए इंडिया और पाकिस्तान में, वो ब्रेक हो गए हैं। अमन की आशा जो हमारी थी, बहुत ज्यादा उम्मीदें थी दोनों पब्लिक को, लेकिन वो दोनों सरकारों के कमजोर, मैं कहूंगा, देखिए बहुत दुख की बात है कि दोनों सरकारों की बातचीत का लेवल उस हद तक नहीं पहुंच पाता है कि वो डिप्लोमेटिकली इन चीजों का कोई सलूशन ढूंढ पाए। पॉइंट टेकन सर, बहुत शुक्रिया। आपने प्रोग्राम को टाइम एक का वक्त था। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस अतीकुर रहमान साहब। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद हम पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान की बाहर की क्या सिचुएशन है, इन तमाम मामलात पर एक कंक्लूजन आपके सामने रखेंगे। ब्रेक के बाद साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन की तरफ, जहां पर इंटरनेशनल फ्रंट पर पाकिस्तान अपना महाज इस वक्त लड़ रहा है, वहीं पर इधर पाकिस्तान में अगर हम बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। रैलियां जो है वो निकाली जा रही हैं, और इस मौके पर जब पाकिस्तान की वैसे ही सिचुएशन ठीक नहीं है, अनवर रज़ा साहब, वहीं पर जो है वो एहतजाज हो रहे हैं, सड़कें ब्लॉक हो रही हैं, फिर इंटरनेशनल लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये हालात पाकिस्तान के इस वक्त कहाँ ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं आपको? सियासी मंजरनामा क्या बन रहा है इस वक्त? मारिया, देखिए, जब भी पाकिस्तान में कोई इकॉनमी की सूरत बेहतर होने लगती है, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी इंतशार की सियासत करती है, एहतजाज जल्द से जुलूस किए जाते हैं। पहले आप अपने मुल्क की इकॉनमी की सिचुएशन को बेहतर कीजिए, उसके बाद आप सियासत कीजिए। देखिए, अब जब इस वक्त वज़ीर ख़ारजा, चीनी वज़ीर ख़ारजा, अफ़गान वज़ीर ख़ारजा यहाँ पर मौजूद हैं, और पाकिस्तान में एक नई इकॉनमी की जो सूरत है वो बेहतरी की तरफ बढ़ती चली जा रही है, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फिर एहतजाज करने की कॉल देना मैं समझ से बालातर है। ठीक है, मुल्क में इंतखाबात होने चाहिए, आपको पॉलिटिकल सिचुएशन को बेहतर करना चाहिए, क्योंकि अब मौका ऐसा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितना ज़्यादा दबाव डाल सकती है इस मौजूदा हुकूमत पर इंतखाबात के लिए, वो डाल रही है। यही वजह है उन्होंने मौका गनीमत जाना, और उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के साथ साथ हमें एहतजाज की तरफ भी बढ़ना होगा, क्योंकि परवेज़ खटक साहब कहते हैं, शेख रशीद साहब इससे बहुत पहले कह चुके थे कि ये जो मुज़ाकरात हैं हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन, ये कभी कामयाब नहीं होंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जो इस मुज़ाकरात का हिस्सा हैं, उन्होंने ख़ुद कहना शुरू कर दिया है कि मुज़ाकरात से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। दोनों जमातों ने, हुकूमत ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट भी सबमिट कर दी है। 14 मई को इंतखाबात का फैसला जो है वो भी इंटैक्ट है। इसके बाद देखना होगा कि आईनी और कानूनी सूरत क्या बनेगी, क्योंकि अगर 14 को इंतखाबात नहीं होते तो डेफिनेटली हुकूमत पर तौहीन अदालत लगेगी, और वो लग सकती है, डेफिनेटली लग सकती है, और मामला फिर ख़राब होगा। और अगर आप देखें कि जिस तरह कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस के हक़ में रैलियाँ निकाली, ये तासुर भी दुरुस्त नहीं। इससे यह तक़वियत मिलती है कि जो इल्ज़ाम हुकूमत लगाती थी कि अदलिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गठजोड़ है, उसको तक़वियत मिल रही है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए, अगर आप पॉलिटिकली अपने हालात बेहतर नहीं करेंगे तो फिर आपको दुनिया का कोई मुल्क आपके पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए नहीं आएगा। अब जब हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ कि हम सबको बैठकर इन मुज़ाकरात के ज़रिए इन मामलात को हल करने की ज़रूरत है। हुकूमत को भी लचक दिखानी चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डेफिनेटली लचक दिखानी चाहिए। चूँकि पहले मुज़ाकरात के टेबल पर कोई बैठने के लिए तैयार नहीं था, अब एटलीस्ट बैठे हैं, पर कोई सोल्यूशन नहीं निकला। आपको लगता है इसके बाद अब मुज़ाकरात पॉसिबल हैं और फिर कोई सोल्यूशन निकलेगा?
देखिए मारिया, जब ऐसी सूरत पैदा होती है जिससे अनारकी की तरफ मुल्क जाता है तो फिर हालात किसी के भी बस में नहीं रहते। अब हालात अब भी सियासतदानों के कंट्रोल में हैं, उन्हें बैठकर फैसला करना चाहिए। देखिए इस बात पर तो मुत्तफिक हैं कि मुल्क में एक वक्त में ही इंतखाबात होने चाहिए। अब डेट पर डिसाइड नहीं हो रहा, आप बैठिए डेट डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने डेट डिसाइड ना की तो फिर अगर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और उन्होंने 14 मई के बाद डेफिनेटली तौहीन अदालत की तरफ जाना है तो फिर मामला मज़ीद ख़राब होगा। तो बेहतर यही है 14 मई से पहले पहले आप किसी एक डेट पर आ जाइए, अदरवाइज़ फिर किसी के हाथ में कुछ नहीं रहेगा, फिर जमहूरियत भी यहीं पर रहेगी, फिर आइन की बात भी नहीं की जाएगी, फिर हालात किधर होंगे, किसी के बस में कोई कुछ भी नहीं इसको फोर्स कर सकता। रिग्रेट कर रहे हैं कि नहीं तहलील करनी चाहिए थी असेंबली से? देखिए इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा सियासी गलत फैसले किए। उस वक्त परवेज़ इलाही साहब ने उन्हें बारहा दफ़ा कहा कि आप असम्बली को तहलील ना कीजिए, फिर हम कमज़ोर होंगे और हम पर मुकदमात कायम होंगे। फिर आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़ाहिर कमज़ोर भी हुई और उन पर मुकदमात भी कायम किए गए। और अगर यही हालात रहे और अब भी अगर इन्होंने मुज़ाकरात के ज़रिए अपने हालात को बेहतर ना किया, सियासत को इसी तरह आगे लेकर चलते रहे, अनारकी की तरफ बढ़े, तो फिर मुल्क में हालात की जो जिम्मेदारी होगी जो आने वाले दिनों में वो फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पर होगी, मुज़ाकरात की तरफ ही आ जाती है। इसके अलावा कोई और सुने, वक्त खत्म हो चुका है अनवर साहब। नाज़रीन आपसे अपने हम अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।